Hello student, welcome to BCF Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter 5 organizing. ये आपका चैप्टर टर्म फर्स्ट में इंक्लूड है. चैप्टर 5 तक आपका फर्स्ट पार्ट से आएगा और सेकंड पार्ट से आपका मार्केटिंग से आएगा. तो सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ एक मार्केटिंग पढ़ाना रहेगा. तो इसमें सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में आप जानते हैं कि जब आप प्लानिंग पढ़ रहे थे तो प्लानिंग में आपका सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव आपका फर्स्ट स्टेप था आपका प्लानिंग का, और सेकंड आपका क्या था, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम. यानी कि जब आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के जस्ट बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग का काम शुरू हो जाता है. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आपके 5 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? Organization is the process of identifying and grouping of the works to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most efficiently. लुइस ए एलन के द्वारा ये डिफिनीशन दिया गया है. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होता है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यानी कि वर्क को आइडेंटिफाई करके उस वर्क को जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है. यानी कि इसमें डेलीगेशन का भी वर्क आता है, जिसमें डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके: अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. यानी कि डेलीगेशन के प्रोसेस में अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाती है. तो ये इसका कुछ स्टेप्स है. स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द कंसिडर्ड टू बी मीन्स ऑफ अचीव प्लान्स. यानी कि जो प्लान में आपने जो ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को. जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने, चाहे वो मटीरियल्स की बात करें या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, सब चीज़ में आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है. यानी कि फर्स्ट इसका जो स्टेप्स है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इनिशिएटेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वराइड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट एंड असाइन टास्क. फर्दर द वर्क सो आइडेंटिफाई इज डिवाइडेड अमॉन्ग द मेंबर्स. सबसे पहले आप वर्क को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कितने वर्क हैं. ठीक है, तो वर्क का आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़. आप उसके वर्क एक्टिविटीज़, जैसे जैसे वर्क एक्टिविटीज़ के बेस पे आप वर्क डिसाइड करते हैं. यानी कि उस वर्क को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उस वर्क को, टोटल वर्क को आप मेंबर्स में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर मेंबर्स का सेंस है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में आपके एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूड होते हैं. प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टफुल एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. तो आपने ये क्या है? वेस्टफुल एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. तो आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज़, हेल्प इन ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज़. जब प्लानिंग किए रहते हैं तो इन सब ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ के लिए चांस नहीं मिलता है या कम होता है, रिड्यूस करता है उसको. तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क के लिए, वर्क से जो ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती है वो नहीं, क्योंकि सबको उनके अकॉर्डिंग उनके जॉब असाइन कर दिए जाते हैं और उनको मालूम रहता है कि मुझे यही वर्क करना रहता है. So and ensures that no one person is overburdened with work. और इस तरह से जब उनको सबके उनके
स्किल्स, उनके क्वालिफिकेशंस, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो किसी को ओवरबर्डन वर्क नहीं मिलता है, मतलब ज़्यादा किसी को वर्क नहीं मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता है, सबको उनके अकॉर्डिंग ही वर्क मिलता है, यानी कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन सेम अकॉर्डिंग टू द असाइन्ड जॉब. सो एनी एम्प्लॉयज कैन नॉट फीलिंग बर्डन ऑफ वर्क. सेकेंड है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. आप जानते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एक्सेट्रा. ये जितने भी आपका डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट में भी इनके डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं, और उस वर्क को आप उस प्लान, जो आपका प्लानिंग के तहत जो आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, उस डिपार्टमेंटल को कैसे उनके साथ उसको कोऑर्डिनेट किया जाए. तो ये अब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट को ज़रूरी होता है. सो द नेक्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ द similar and manageable activities into departments or units section on the basis of some predetermined criteria. यानी पहले जो predetermined criteria उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और जो मैनेजेबल एक्टिविटी या डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है, जैसे प्रोडक्शन का वर्क है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनसे वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उन्हें. ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज आप, दिस इज रेफर टू एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. द डिपार्टमेंटलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट्स एंड जियोग्राफिकली एक्सेट्रा. तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो बेसिस ऑफ फंक्शन, जितने फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस फंक्शन के बेस पर भी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाता है, या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पर, जैसा प्रोडक्ट होता है उसके बेसिस पर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं. जैसे अगर स्कूल की बात किया है, एक स्कूल की बात किया है, तो आपके स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे तो एक साइंस डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, मैथ डिपार्टमेंट हो गया. तो इस तरह से आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, अब यही है जितने स्ट्रीम है उतने डिपार्टमेंट हो गए. फैकल्टी हो गई, यानी कि यहाँ पे जो एजुकेशनल फैकल्टीज़ है, फैकल्टी के बेस पे उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. जब आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं तो इस डिपार्टमेंट पे जो भी वर्क होता है उस वर्क का असाइन करते हैं, मतलब उनको प्रोवाइड करते हैं वर्क. वंस द डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड दे हैव टू प्लेस under leadership of the competent person. Also the work is assigned to individual employees on the basis of their relative potential. The prerequisites for effective performance is to ensure compatibility between the requirements of a job and capability of the employees to whom it is assigned. यानी कि जो एम्प्लॉयज़ जैसे कैपेबिलिटी के होते हैं, जिस स्किल्स के होते हैं, जिस क्वालिफिकेशंस के होते हैं, जिस एक्सपीरियंस के होते हैं, उनको जो टेक्निकल स्किल्स उनके पास होती है उस स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन किया जाता है. नेक्स्ट आपका इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. चूँकि आपका डेलीगेशन का प्रोसेस है तो जैसे जैसे अगर उनको वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वैसे ही उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनती है कि आपको ये वर्क दिया गया था, आपने कितना किया. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है? मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो उसकी रिपोर्टिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि सर का जो वर्क है उसकी रिपोर्ट करें कि हाँ सर आई हैव डन योर होमवर्क. तो ये आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है. तो जो यहाँ पे वर्क को असाइन किया जाता है उसकी रिपोर्टिंग भी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, अपने जो सुपीरियर्स होते हैं उनके लिए, उनके प्रति क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है, और वो अपने सीनियर्स को या अपने सुपीरियर्स को क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं.
तो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इट इज इसेंशियल दैट व्हाइल असाइनिंग जॉब ईच मेंबर्स टोल्ड दैट फ्रॉम whom he she has to take orders and to whom he she will be accountable। यानी कि जब भी वर्क को असाइन किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि कौन किससे मुझे ऑर्डर लेना है और किसके लिए मैं अकाउंटेबिलिटी हूँ, यानी कि किसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। जवाबदेही मुझे किसको देना पड़ेगा, किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक फिक्स हो जाती है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ वेल डिफाइंड हिरार्कल स्ट्रक्चर। हिरार्कल का स्ट्रक्चर मतलब जो आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है कि टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, ये आपका हिरार्कल स्ट्रक्चर कहलाता है। टॉप टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका हिरार्कल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि आपका जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप उसका किसको होगा, कौन रिपोर्ट करे, किसको रिपोर्ट करेगा, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कौन रिपोर्ट करेगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगा। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कौन रिपोर्ट करेगा, वर्कर्स करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इनका एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनता है। इसमें आपका स्टेप फर्स्ट है, एक एग्जाम्पल के तहत आपको बता रहे हैं कि एक सुनिधि वर्क्स एज ए लिटरेसी कोऑर्डिनेटर इन एन एनजीओ। करे कि सुनिधि एक लिटरेसी कोऑर्डिनेटर के रूप में एक एनजीओ में वर्क करती है। शी हैज़ बीन मेड एन ओवरऑल ऑफिशियल इन चार्ज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए लिटरेसी मेला टू commemorates the celebration of Literacy Day in the various schools in Delhi. For ensuring that the Mela is organized successfully, she first identified the various activities involved, like informing the various schools about the Literacy Mela, arranging for a chief guest, looking for a venue to organize the Mela, arranging for the stalls and will be put at the venue, fixing up a creator and so on. And then she divide the whole work into a various task groups। तो सुनिधि देखिए यहाँ पे एक लिटरेसी कोऑर्डिनेटर के रूप में वर्क करती है एक एनजीओ में। तो वो एक लिटरेसी मेला ऑर्गेनाइज करना चाहती है, तो वो सक्सेसफुल भी रही। कैसे सक्सेसफुल हो रही, उसने उसका पूरा एक प्लानिंग किया और उसने सबसे पहले किस तरह से वर्क किया, उसने ये इंश्योर किया कि मेला को कैसे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि इस मेले जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं लिटरेसी मेला, इसमें कितने एक्टिविटीज़ हैं। तो पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया। जैसे एक्टिविटी में क्या है कि सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सारे स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको ये लिटरेसी मेले में आपको पार्टिसिपेटिंग करना है। उसके बाद से अब लिटरेसी मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके लिए एक वेन्यू सेलेक्ट करना, एक प्लेस सेलेक्ट करना, और उस लिटरेसी मेला को कौन चीफ गेस्ट, उसके लिए चीफ गेस्ट कौन होगा। और ऐसे ही जो भी ऑर्गेनाइजिंग मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लिटरेसी मेला, उसके लिए कौन कौन से स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसमें क्या किया जाता है कि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत और ऑर्गेनाइजिंग के तहत उसने उस लिटरेसी मेला को क्या किया, सक्सेसफुल बनाया। तो उसने जब ये एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो उस एक्टिविटीज़ को अपने सारे टास्क ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि आपको ये वर्क करना है, आपको सारे स्कूल को इन्फॉर्म करना है, आपको वेन्यू सेलेक्ट करना है, और आपको क्या करना है कि एक चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है। उस चीफ गेस्ट आएंगे, वो ऐसे आएंगे, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से सारे जितने भी वर्क टास्क थे उनको पूरे इस टास्क ग्रुप में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका एक ऑर्गेनाइजिंग का एक एग्जाम्पल हुआ। स्टेप सेकेंड, different committees like marketing committees, decoration committee and stall management committee and so on establishes by seeking participation from different school teachers। अब क्या किया, डिफरेंट कमेटी उसने कमेटी बनाई, मार्केटिंग कमेटी बनाई, डेकोरेशन कमेटी बनाई जो उस मेला को डेकोरेट करेगा, और स्टॉल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जो स्टॉल से रिलेटेड मैनेजमेंट को देखेगा। तो ऐसे कई मैनेजमेंट कमेटी बनाई, और इसमें जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई, ये इसमें कई स्कूल के टीचर्स को भी उसने क्या किया,
पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या दिया, चांस दिया। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद इन द अमॉन्ग कमिटीज सी असाइन ड्यूटी टू ईच ऑफ द मेंबर्स एंड आल्सो अपॉइंट टू ए सुपरवाइजर ऑफ ईच ग्रुप। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, जितने भी कमेटी थे उनके बीच कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए उन्होंने हर एक मेंबर्स, हर कमेटी के लिए एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करने के लिए कहा। ईच मेंबर्स इन द ग्रुप इज आस्क्ड टू रिपोर्ट देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर। और ऐसे ही हर एक कमेटी उस अपने सुपरवाइजर को क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। तो ये इस पूरे इस लिटरेसी मेला को सक्सेस करने में उसको क्या हुआ, हेल्प मिला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।